हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस। आज हम जानेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 10th का। इसमें है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। इसके बारे में समझेंगे। इन द ईयर आफ्टर 1990 वी सी द नेशनल मूवमेंट सेपरेटिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मॉडर्न्स ऑफ स्ट्रगल। तो अब क्या था, जो 1990 का जो ईयर था, हमने उसके बाद क्या देखा? वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेड, देखा कि वो पूरे एरिया के अंदर फैल गया था। वहाँ से इनकॉर्पोरेट हुआ, नए नए सोशल ग्रुप बने और डेवलप्ड हुआ, नए नए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल वहाँ पे डेवलप्ड हुए। First of all, the war created new economic and political situation. It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loan and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. इसके बाद क्या हुआ? जब वॉर से क्या हुआ, एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई यहाँ पे। उससे क्या हुआ? लीड टू ए ह्यूज इंक्रीज। किसमें ज़्यादा वो बढ़ोतरी हो गई? डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब जो डिफेंस के जो खर्चे थे वो बढ़ गए। विच उसको किसने फाइनेंस करा? वॉर लोन्स ने फाइनेंस करा। और टैक्सेस बढ़ गए, कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई, और वहाँ से इनकम टैक्स का जो कंसेप्ट है वो आ गया आपका। थ्रू द वॉर years prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people. Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas causes widespread anger. इसमें क्या हुआ? जो वॉर ईयर जो चले, जिन सालों में वॉर चला, उसमें क्या हुआ? चीज़ों का दाम बढ़ गया, डबलिंग और डबल हो गया। 1913 से और 1918 के बीच में प्राइस डबल हो गया। इससे क्या हुआ? जो कॉमन मैन है उसके लिए दिक्कत हो गई चीज़ों को ख़रीदने में। विलेजेस को बोला गया कि वहाँ पे आप, जो उनके विलेजेस में जो लोग रहते हैं उन्हें बोला गया आप कहाँ जाइए? आर्मी में जाइए, आर्मी ज्वाइन करिए और अपनी कंट्री को सेव करिए। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉजेज। इससे क्या हुआ? वाइड स्प्रेड एंगर फैल गया लोगों में, मतलब क्या तनाव का वो होता, लोग गुस्से में आ गए थे वहाँ पे। देन इन 1918 से 1919 तक एंड 1920 से 1921 तक क्रॉप्स फेल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब दो इसमें बता रखा है कि जैसे 1918 और 1919 तक और 1920 से 1921 तक वहाँ पे जो फसल थी वो बर्बाद हुई बहुत, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। इससे क्या हुआ? फूड की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. As you know, he had come from South Africa where he had successfully found the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। अब ये जो आइडिया था ना सत्याग्रह का, ये कहाँ से आया? ये महात्मा गांधी ने, जब महात्मा गांधी वापस इंडिया में आए इन जनवरी 1950 में, आपको सभी को पता ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका से आए थे, जहाँ पे उन्होंने क्या सक्सेसफुली क्या चीज़ डेवलप करी थी? रेसिस्ट मूवमेंट था, ठीक है। जो अफ्रीकन ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन का जो कम्युनिटी स्प्रेड जो होता है, कलर भेदभाव, उसको उन्होंने वहाँ पे क्या करा था? सॉल्व करा था विद अ नोवल मेथड। किससे करा था? मास एजिटेशन से करा था। उनको समझाया था उन्होंने बैठा के, विच ही उन्होंने उसी चीज़ को क्या बोला था? सत्याग्रह बोला था कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। The idea of satyagraha emphasizes the power of truth and the need to search for truth. By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that his drama of non-violence could unite all Indians. जो आइडिया है ना सत्याग्रह का, उसने क्या बताता है? वो पावर बताता है, जो सच्चाई की जो पावर होती है ना उसको बताता है वो। और जो कि हमें क्या है? सच्चाई के लिए लड़ना है। अगर आप सच्चे हो तो आप जीत जाओगे हर चीज़ से। By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. महात्मा गांधी believes that this drama of non-violence, जो ये धर्मा है ना, धर्मा नॉन-वायलेंस का, वो क्या हो जाएगा? इससे क्या, जितने भी सारे इंडियंस हैं वो जुड़ जाएंगे, सच्चाई की भावना से जुड़ेंगे। वो जो स्ट्रगल करा था किसने करा था? महात्मा गांधी ने करा था। किसके? आइडिया ऑफ सत्याग्रह को लेकर। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized Satyagraha movement in various places. In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. जब वो इंडिया में आए महात्मा गांधी,
तो उन्होंने सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज करा, सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करा बहुत सारी जगहों पे। इन 1960 में वो कहाँ गए, चंपारण गए, बिहार के अंदर। उन्होंने जो बिहार में जो प्लीजेंस थे उनको इंस्पायर करा कि वो स्ट्रगल करें किसके लिए, जो उन पे जो वहाँ के जो किसान थे, जब उनको मनी लैंडर परेशान कर रहे थे, प्लांटेशन सिस्टम वाले परेशान कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप अपनी सच्चाई के लिए लड़ो उनसे, तभी तो आपको अपनी चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो आप पे दबाव बनाएंगे और आपको झुका लेंगे। तो इस चीज़ के लिए इंस्पायर करा था महात्मा गांधी ने वहाँ के प्लीजेंट्स को, उनके किसानों को, ट्रेडर्स को। देन इन 1970 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द प्लीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड ए प्लेग epidemic. The peasants of Kheda could not pay the revenue collections be relaxed. In 1980, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst cotton mill worker. अब क्या होता है, 1970 में ही ऑर्गेनाइज करा सत्याग्रह, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा, वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट करा, तो प्लीजेंट थे ना खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, उनको सपोर्ट करा। जो किससे प्रभाव, उन्हें क्या हुआ था, उनकी फसलें ख़राब हो गई थी, और उनकी फसलों में क्या हुआ था, या तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं फसल ख़राब होने से, या तो मानसून नहीं पड़ा, ठीक है, या तो उनकी जो फसलें थी उनमें कीड़ा लग गया, उनसे ख़राब हो गई वो। तो जब फसलें ही ख़राब होगी तो आगे वो टैक्स पे नहीं करेंगे ना, वो पैसे नहीं दे पाएंगे। अगर उन्होंने मतलब ज़मीन उस पर रेंटेड है तो उसको मनी लेंडर को पैसे कैसे देंगे, वो उधार भी ले रखा है तो फसल लेने के लिए। इन 1980 में महात्मा गांधी कहाँ गए, अहमदाबाद गए, वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज करा सत्याग्रह मूवमेंट को, ऑर्गेनाइज करा किसके बीच में, कॉटन मिल वर्कर्स के बीच में, क्या आप अपने हक के लिए लड़ो, अपनी सच्चाई के लिए लड़ो। अब आता है रोलैंड एक्ट। दिस एक्ट हैज़ बीन hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners. इसमें क्या एक्ट में क्या बताया था, इसने पास करा था, किसने पास करा था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, डिस्पाइट द, बल्कि इसका विरोध करा था यूनाइटेड अपोजिशन ने ऑफ द इंडियन मेंबर्स ने। इट गेव द, ये क्या देता है, गवर्नमेंट को इनोमिनस ज़्यादा पावर देता है ताकि वो रिप्रेस कर सकता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को और अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, गांधी वांटेड नॉन violence civil disobedience against such unjust laws, which would start with a barrel of on 6 April. Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshop and shops closed down. अब ये ट्रायल चला फॉर 2 years तक। महात्मा गांधी को चाहिए था, वो चाहते थे कि नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो अगेंस्ट किसके, जो ये फालतू के लॉ जो बनाए गए थे ना ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको हटाया जाए। विच वो स्टार्ट हो, कब स्टार्ट हो, 6 अप्रैल को। रैलीज ऑर्गेनाइज करी गई बहुत सारे शहरों के अंदर, वर्कर स्ट्राइक पे गए इन रेलवेज वर्कशॉप के अंदर, और जो बहुत सारी दुकानें हैं वो बंद करी गई। ऑन 13 द इनफेमस जलियांवाला Bagh incident took place. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government new repressive measures. On 13 अप्रैल को क्या हुआ, द इनफेमस जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था वो हुआ। उस दिन क्या हुआ, बहुत सारी जो क्राउड थी वो गैदर हो गई कहाँ पे, जलियांवाला बाग के ग्राउंड पे। सब बहुत सारे जो वहाँ पे लोग आए हुए थे, वो किसकी, जो गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम थी जो लोगों को परेशान कर रही थी उसके खिलाफ विरोध करा था उन्होंने प्रकट अपना। जनरल डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द ग्राउंड, किलिंग हंड्रेड्स. इट्स ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंडसेट्स ऑफ सत्याग्रहीज इज हिज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड अवे. डायर ने क्या करा, उस एरिया में घुसा, उनने क्या करा था, एग्जिट पॉइंट जो थे वो उसको ब्लॉक कर दिया था और क्राउड पे ओपन फायर कर दिया था। उसमें बहुत लाखों की तादाद में लोग मरे थे। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर क्या था, प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट लगाना था कहाँ पे, टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रह, उनमें एक डर की भावना पैदा करना था, हिज फीलिंग ऑफ टेरर एंड अवे. एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड क्राउड टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, देयर वर स्ट्राइक clashes with the police and attacks on government buildings. जैसे जैसे जो न्यूज़ थी ना जलियांवाला बाग की फैल रही थी, जो क्राउड थी वो टू द स्ट्रीट इन द मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स तो आ चुके थे, लोग सड़कों पे उतर चुके थे। देयर वर स्ट्राइक्स हो रही थी, पुलिस के साथ झड़प हो रही थी उनके, किस पे अटैक कर रहे थे वो, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेररिस्ट people. Satyagrah, his were forced to rub their nose on the ground, crawl on the street and do slam to all
साहिब्स, पीपल वर फ्लॉगड एंड विलेजेस। द गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स करा, उन्होंने भी गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्स करा पब्लिक के साथ, ब्रूटल रिप्रेशन के द्वारा, सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेररिस्ट पीपल। सत्याग्रह इज फोर्स टू रब दियर, जो सत्याग्रह जो थे उन्होंने उनको नाक रगड़वाई गई ग्राउंड पे, जो स्ट्रीट्स थी, सड़कें थी, उन पर क्राउल करने को कहा और सल्यूट करने को कहा सारे साहब्स को। पीपल को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अराउंड गुरु रंजन वाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड सीकिंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। अब क्या हुआ, जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, अब ये वायलेंस फैल रहा था, तो महात्मा गांधी ने क्या करा, इस मूवमेंट को बंद कर दिया। टू डिफेंस द खिलाफत टेम्परेरी पावर, ए खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। ए यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शंस ऑन द इशू। मतलब अब इसको बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में मार्च 1990 में। ये जो यंग जनरेशन के जो लीडर्स थे ना, मुस्लिम लीडर्स लाइक द कौन ब्रदर्स, वो दोनों भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कशन करा किसको लेके, कि कैसे जो मास एक्शन से इसको यूनाइट करा जाए, एक साथ लेके आया जाए एक इशू के अंदर, और कैसे चीज़ों को सही करा जाए। Why non-cooperation? In his famous book Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. इन इस जो उनकी फेमस बुक है ना महात्मा गांधी दी हिंद स्वराज, उसमें डिक्लेयर करा गया कि ब्रिटिश रूल जो है ना वो एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। कैसे, जब इंडियन ने उनके साथ कॉपरेशन करा था, और वो चल भी तभी पाया था जब इंडिया ने उनके साथ कॉपरेट करा था। अगर इंडिया मना कर देता ना, इंडियन जो लोग थे अगर वो मना कर देते कॉपरेट करने से, तो ब्रिटिश रूल जो था भारत के अंदर वो कोलैप्स हो जाता एक ही साल के अंदर, और स्वराज आ जाता, मतलब सबको इंडिपेंडेंस मिल जाता उसी टाइम पे। उनकी किताब में बता रखा है। द मूवमेंट इन द टाउन्स, the movement started with the middle class participation in the cities. Thousands of students left government controlled schools and colleges, and headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practices. The movement start हुआ with कैसे, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा इस मूवमेंट में अंदर शहरों के अंदर। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या करा, छोड़ दिए, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल को छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया, हेडमास्टर ने भी छोड़ दिया, टीचर्स ने रिज़ाइन कराया, लॉयर ने जो लॉयर्स थे उन्होंने जो लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वाज मोर ड्रामेटिक। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉट, लीकर शॉप पिक्ड एंड फॉरेन क्लोथ बर्न इन ह्यूज बोनफायर। जो इफेक्ट था ना नॉन कोऑपरेशन का ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, वो कैसा था, ड्रामेटिक था। वो जो फॉरेन गुड्स थे वो उनको बॉयकॉट करा गया, लीकर शॉप पिक्ड, फॉरेन क्लोथ्स को जलाया गया इनकिस में बोन फायर के अंदर। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ to 57 करोड़। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। As the boycott movement spread and people began discussing imports clothes and wearing only Indian ones. The import of foreign clothes जो था वो आधा हो गया between 1921 and 1922। इट्स जो उसकी वैल्यू थी वो गिर गई 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गई। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू, उन्होंने मना कर दिया, व्यापार करने से मना कर दिया, किसमें, फॉरेन गुड्स में और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड में। एज द जैसे ही बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड हुआ, पीपल बिगेन डिस्कस, लोगों के बीच डिस्कशन होने लग गया इम्पोर्ट्स क्लोथ्स को लेके, और खाली वो जो लोग थे हमारे इंडियन, वो खाली इंडियन क्लोथ पहनने लग गए। इंडियन वंस प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। ऐसे में जो प्रोडक्शन था ना इंडियन टेक्सटाइल मिल का और जो हैंडलूम्स को, वो बढ़ गया। रिवेलियन इन द कंट्री साइड, इन अवध प्लीजेंट्स were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. The movement here was against tulkadars and landlords who demanded from peasants extraordinarily high rents and a variety of other seizures. अब जो कंट्री साइड में जो रिवेलियंस चले ना, ठीक है, क्या क्या वहाँ पे कंडीशंस पैदा हो गई थी वहाँ पे।
अवध में क्या था, जो प्लीजेंट, जो उनको कौन लीड कर रहा था, बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे। ये बाबा रामचंद्र कौन थे, एक सन्यासी थे। उन्होंने भी एक इंटेंशन लेबर के रूप में काम करा था, कहाँ पे, फिजी के अंदर। जो ये मूवमेंट था ना यहाँ पे, जो यहाँ पे मूवमेंट चल रहा था, वो किसके अगेंस्ट था, तुलकादास के अगेंस्ट था या लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। वो जो ये दोनों थे, ये क्या कर रहे थे, प्लीजेंट से एक्स्ट्रा ज़्यादा हाई रेंट मांग रहे थे, और दूसरी जो वैरायटी है ना, जो और चीज़ें, उसको लेके ज़्यादा पैसे मांग रहे थे उनसे। तो उनसे लड़ने के लिए वो उनको लीड कर रहे थे, बाबा रामचंद्र। Pleasants had to beggar and work at landlords' farms without any payment. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh and talking to the villagers and trying to understand their grievances. अब प्लीजेंट हैड टू डू बैगर, और किस कहाँ पे काम करना पड़ता था, लैंडलॉर्ड्स की फार्म्स पे काम करना पड़ता था, और उन्हें उस चीज़ के पैसे नहीं मिलते थे। इन जून 1920 की अगर बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, वो जाने लग गए गाँव के अंदर, जाने लग गए कहाँ पे, अवध के अंदर। उन्होंने विलेजर्स से बात करी और जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी। बाय अक्टूबर द ओथ किसान सभा was set up headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and few other. Within a month, over 300 branches has been set up in the villages अराउंड द रीजन। अक्टूबर में क्या होता है, एक किसान सभा सेटअप करी जाती है। उसको कौन लीड करता है, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और दूसरे अन्य लोग होते हैं उसमें। एक ही महीने के भीतर ही उसकी 300 ब्रांचेस खोल ली जाती हैं गाँव के अंदर। As the movement spread in 1921, the houses of the Tulkadars and merchants were attacked, bazaars were looted and grain hordes were taken over. जैसे जैसे ही मूवमेंट फैल रहा था 1921 के अंदर, तो जो हाउस थे तुलकादार से और जो मर्चेंट्स के, उन पे अटैक हुआ, उनके घरों पे अटैक हुआ, बाजार को लूट लिया गया और ग्रेन हुडेड वर टेकन ओवर, और सारी चीज़ें बर्बाद कर दी गई। When the government began forcing them to contribute beggar for road building, the hill people revolted. The person who came to lead them was an interesting figure. Alori Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers. जब गवर्नमेंट ने फोर्स करा ना कि किसके लिए, कि हमें आप अपनी ज़मीन दे दो, हमें वहाँ पे सड़क बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, तो जो हिल के लोग थे उन्होंने उसका विरोध करा। जो पर्सन वहाँ पे आया था ना, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर था, अलोरी सीताराम राजू उसका नाम था। उसने क्लेम करा था कि उसके बाद क्या है, उसके बाद अलग अलग प्रकार के स्पेशल्स पावर हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड हील पीपल एंड कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। The Gudem rebels attacked police stations, attempts to kill British officials and carried on guerrilla welfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. अब राजू ने क्या बोला कि वो जो एस्ट्रोलॉजी करता है ना, तो वो बिल्कुल सही होती है और पीपल को बचाता भी है वो, और अगर कोई उसको गोली मारेगा तो उससे ही बच जाएगा वो। द गुटन रिबल्स, उन्हें अटैक करा, पुलिस स्टेशन पर अटैक करा उन्होंने, अटैम्प्ट टू किल, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मारने की कोशिश करी और कैरिड ऑन गोरिल्ला वेलफेयर को कैरिड ऑन करा ताकि उन्हें क्या मिले, स्वराज मिले। राजू को ऐसे में कैप्चर कर लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया 1924 में, और ऐसे में क्या बन गया, वो टाइम के हिसाब से फोक हीरो बन के रह गया। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, महात्मा गांधी found in salt a powerful symbol that could unite the nation. On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of these were of general interest and others were specific demands of different classes from industrialists to peasants. एक सॉल्ट मार्च था और जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था। महात्मा गांधी ने क्या पाया कि इन्हें सॉल्ट का एक पावरफुल वेपन है, जिससे क्या होगा, पूरा नेशन इकट्ठा हो जाएगा और हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो जाएंगे। 31 जनवरी 1930 में क्या होता है, उसने महात्मा गांधी जी ने क्या करा, लेटर लिखा किसको, वाइसरॉय इरविन को भेजा। उसमें उन्होंने 11 डिमांड रखी अपनी, और कुछ ऐसी डिमांड थी जनरल इंटरेस्ट को लेके और कुछ ऐसी डिमांड थी वो अदर किसको हाईलाइट करते थे, डिफरेंट क्लास को, फ्रॉम इंडस्ट्री से प्लीजेंट्स के लिए। आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेज विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद दैम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन यूनाइटेड कैंपेन। द मोस्ट थ्रिलिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू abolish the salt tax. Salt was something consumed by the rich and the poor
alike, and it was one of the most essential items of food. द आइडिया क्या था कि ये जो डिमांड आ रही है इसको वाइड रेंजिंग बनाना है, हर मतलब कुछ हर सोसाइटी तक उस चीज़ को पहुँचाना है, वेदर इट इज़ अ रिच और अ पुअर, सो दैट ऑल जो भी क्लासेज हैं विद इन इंडियन सोसाइटी में वो क्या करेंगी, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगी और एक साथ मिल के यूनाइटेड कैंपेन बनाया जाएगा इसको। द मोस्ट सीडिंग वो क्या डिमांड थी कि हमें सॉल्ट जो जो नमक पे जो टैक्स लग रहा था ना उसको हटाना था, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जो रिच भी इस्तेमाल करता है, पुअर भी करता है, और सॉल्ट ऐसी चीज़ है वो खाने का क्या है एक बहुत असेंशियल पार्ट है, आइटम। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर रिवील द मोस्ट अप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। जो टैक्स लगा सॉल्ट पे और द गवर्नमेंट मोनोपोली उसको प्रोडक्शन को उन्होंने इंक्रीज भी करा, महात्मा गांधी ने डिक्लेयर करा रिवील्स द मोस्ट ऑपरेसिव फेस था किसका, ब्रिटिश रूल का। ये महात्मा गांधी लेटर वॉज इन वे एन अल्टीमेटम इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च। द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन। इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, so Mahatma Gandhi started famous salt march accomplished by 78 of his trusted volunteers। महात्मा गांधी जो लेटर था वो एक अल्टीमेटम के रूप में था। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था, अगर हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होती, अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो 11 मार्च तक, लेटर में लिखा गया था कांग्रेस क्या लॉन्च करेगी, उसके बाद एक सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन को लॉन्च करेगी। उसमें क्या करा था, जो इरविन था उन्होंने उस चीज़ को माना नहीं, तो इस वजह से ही महात्मा गांधी जी ने क्या करा था, सॉल्ट मार्च लॉन्च करा था। सॉल्ट मार्च को क्या करा था, शुरू करा था, अपने किन के साथ करा था, 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने शुरू करा था इस चीज़ को। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ The volunteers walked for 24 days, about 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi. Whenever he stopped, he told them what he meant by Swaraj and urged them to peaceful defy the British. The march कितना था, 240 माइल्स का था, फ्रॉम गांधी जी के आश्रम से साबरमती टू द गुजरात कोस्ट टाउन तक। द वॉलंटियर वॉक कितना वॉक करते थे, 24 डेज, अबाउट 10 माइल्स हर दिन में, मतलब एक दिन में कितना 10 मील चलते थे। 1000 बहुत सारे लोग आए हुए थे महात्मा गांधी जी को सुनने जहाँ वो रुकते थे। ही टोल्ड देम व्हाट ही मीन बाय स्वराज, वो लोगों को बताते थे कि स्वराज का मतलब क्या है, और अर्ज देम टू पीसफुली डिफीट द, और कि हम पीसफुली क्या करेंगे, ब्रिटिश को डिफीट करेंगे, उन्हें हराएंगे। 6 अप्रैल ही रीच दांडी एंड सेरेमोनियली violated the law manufacturing salt by boiling sea water. This marked the beginning of the civil disobedience movement। 6 अप्रैल को क्या हुआ, वो दांडी पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने क्या करा, लॉ को वॉयलेट करा, मैन्युफैक्चर करा सॉल्ट पर, कैसे बॉयल करा था उन्होंने सी वाटर को। यहीं से क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की बिगिनिंग हुई थी, स्टार्ट हुई था वो। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट इन द कंट्री साइड, रिच प्लीजेंट कम्युनिटीज लाइक द Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. आप जो पार्टिसिपेंट ने कैसे देखा इस मूवमेंट को, कंट्री साइड की बात करें, जो रिच प्लीजेंट्स थे, कम्युनिटीज थी, जैसे पाटीदार्स थे गुजरात के और जो जाट थे हमारे उत्तर प्रदेश के, वो इस मूवमेंट के दौरान उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, बढ़ चढ़ के भाग लिया उन्होंने। वो क्या थे, बी प्रोड्यूसर्स थे कमर्शियल क्रॉप्स से, तो उन्हें ज़्यादा किससे हार्ड हिट हुए थे, वो ट्रेड डिप्रेशन से और जो प्राइजेस गिर गए थे उससे। एज देयर कैश इनकम डिसअपेयर, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लीड टू वाइड स्प्रेड डिसमेंट। जैसे जैसे उनकी जो कैश इनकम थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, उन्होंने पाया कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा गवर्नमेंट को रिवेन्यू पे करना, एंड द रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रिवेन्यू डिमांड। उन्होंने क्या कहा कि जो रिवेन्यू डिमांड को थोड़ा कम करा जाए, लीड टू वाइड स्प्रेड डिसमेंट, ताकि प्रॉब्लम बाद में क्रिएट ना हो। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द गवर्नमेंट वर कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द
revenue rate had been revised. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. वो किससे डिसअपॉइंट हुए थे? गवर्नमेंट ने जो ये चीज़ बंद कर दी थी 1931 में, विदाउट द रिवेन्यू रेटेड बीन रिवाइज। रिवेन्यू रेट को उन्होंने कुछ कंसिडर नहीं करा। सो जब दोबारा मूवमेंट रिस्टार्ट हुआ 1932 में, तो इस वजह से बहुत से इन सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू डिप्रेस class association in 1930s clashes with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electors for Dalit. When the British government conceded Ambedkar demand, Gandhi began a fast up to death. अब जो लिमिट थे ना सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की, उसको देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा था दलित को, किसमें? डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में 1930s में। उनका क्लैश हुआ था महात्मा गांधी के साथ। कहाँ पे? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पे उन्होंने डिमांड रखी सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित्स के लिए। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंसीड करा अम्बेडकर की डिमांड को माना, गांधी जी बिगेन ए फास्ट अप टू डेथ। He believed that separate electors for Dalit would slow down the process of their integration into society. Ambedkar ultimately accepted Gandhi's position and the result was the Pune Pact of September 1932. उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्टोर्स होना चाहिए दलित के लिए, वुड स्लो डाउन द, इससे क्या होगा, जो इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी की पोजीशन को उन्होंने माना और रिजल्ट क्या था? पूना पैक्ट आया है सितंबर 1932 के अंदर। It gave the depressed classes, later to be known as the scheduled caste, reserved seats in provincial and central legislative councils, but they were to be voted in by the general electorate. The Dalit movement, however, continued to be oppressive of the Congress-led national movement. इससे क्या मिला? डिप्रेस क्लासेस को उन्हें किस नाम से जाना गया? शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना गया। इनके लिए रिजर्व सीट रखी गई कहाँ पे? प्रोविजनल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय जनरल, और उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिला किसमें? जनरल इलेक्शंस के अंदर। द दलित मूवमेंट हाउवर कंटिन्यू टू बी, कैसा रहा? ये अप्रेसिव रहा, मतलब कैसा था? अग्रेसिवली परफॉर्म करा लोगों ने। ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट का इसको नाम दिया गया था फिर। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टी थ्रू द experience of united struggle, but there were also a variety of culture processes through which nationalism captured people imagination. तो ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग थी ना, तो इसमें क्या था? यूनाइटेड स्ट्रगल के रूप में इसको देखा गया, बट देयर वाज ऑल्सो ए वेराइटी ऑफ कल्चर प्रोसेस भी चले। हमारे जो हमारा कल्चर है उसके भी प्रोसेस चले। कैसे? थ्रू विच नेशनल, जो हमारा नेशनलिज्म है ना, कैप्चर करा उसने पीपल की इमेजिनेशन को कैप्चर करा, कैसे लोग सोचते हैं उस चीज़ को। हिस्ट्री एंड फिक्शन एंड फोक लॉयर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट एंड सिम्बल्स और ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। जो हिस्ट्री है हमारी, जो हमारा फिक्शन है, फोक टेल है हमारी, सॉन्ग्स हैं, पॉपुलर प्रिंट्स जो थे हमारे, सिम्बल्स थे, इन्होंने भी नेशनलिज्म को बनाने में भूमिका निभाई अपनी। It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. The image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay. In the 80s, 70s, he wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. 20th सेंचुरी की बात है, जो जैसे जैसे ग्रोथ हो रही थी ना नेशनलिज्म की, जो हमारी इंडिया की आइडेंटिटी है उसको भी विजुअलाइज करा जाता। एक इमेज आई थी हमारी भारत माता की। द इमेज वो पहले किसने क्रिएट करी थी? उसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 1870s में क्या हुआ था? उन्होंने वंदे मातरम लिखा था एज ए हाइम टू द मदरलैंड के रूप में। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल आनंद मत and widely sung during the Swadeshi movement in Bengal, moved by the Swadeshi movement. Abhinav Tagore painted his famous image of Bharat Mata. In his painting, Bharat Mata is portrayed as an
एसेंटिक फिगर, शी इज़ काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। इसको किसमें इंक्लूड करा गया था? एक नोवेल थी आनंद मत, उसको भी गाया भी गया था स्वदेशी मूवमेंट के अंदर। कहाँ पे? बंगाल के अंदर। मूव बाय द स्वदेशी मूवमेंट, जो अभिनव टैगोर थे उन्होंने पेंट करा था इस फेमस इमेज ऑफ भारत माता को। इन इस पेंटिंग भारत माता को पोर्ट्रेट करा गया था एसेंटिक फिगर के रूप में। कैसा दिखाया गया था उस फिगर को? कि वो काम है, कंपोज है, डिवाइन है और स्पिरिचुअल है, मतलब उसमें रिलीजियस बिलीफ्स हैं। Subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular prints and was painted by different artists. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one nationalism. अगर हम सब्सिक्वेंट ईयर्स की बात करें तो इमेज हमारी भारत माता की उसने अक्वायर करे, अलग अलग फॉर्म्स आई उसमें, उसको सर्कुलेट करा गया पॉपुलर प्रिंट्स में, उसको पेंट करा गया अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा। डिवोशन टू दिस मदरलैंड केम टू बी सीन एविडेंस के रूप में देखा गया ऑफ वन नेशनलिज्म के रूप में। इन लेट 19th century इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स sung by birds and they trotted villages to gather folk songs and legends. Their tales, they believe, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ? जो नेशनलिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या रिकॉर्ड करा? फोक टेल को रिकॉर्ड करा, जो किसने गाए थे? बर्ड्स ने। और दे टॉटेड विलेजेस को बोला गया कि आप अपनी गैदर करिए अपनी फोक सॉन्ग्स को, जो आपके लेजेंड्स हैं उनको। देयर टेल्स, जो उनकी टेल्स थी, जिसको उनका बिलीव था, उससे ट्रू पिक्चर मिल रही थी किसके? ट्रेडिशनल कल्चर की, कि भाई हम उस टाइम का कल्चर क्या है। दे हैड बीन करप्टेड एंड उसको डैमेज भी करा गया आउटसाइड फोर्ट के द्वारा भी। Essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one past. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, myths and led the movement folk revival. ये असेंशियल था क्या? कि जो हमारी फोक ट्रेडिशन है उसको बचा के रखा जाए, ताकि हम वन नेशनल आइडेंटिटी को अपना क्या करें? डिस्कवर करें, रिस्टोर करें, सेंस ऑफ प्राइड की फीलिंग हो हर एक की। इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग, क्या कलेक्ट करा उन्होंने वहाँ से? बैलेट्स को, नर्सरी राइम्स को, माइस को। और इससे क्या हुआ? मूवमेंट को क्या मिला? एक मतलब रिलीजन, स्पिरिचुअल्स, क्या क्या अनुभव हुआ लोगों को।